हेलो दोस्तों, एक्सलेंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव फिजिक्स चैप्टर 1 मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वो कार्य का मात्रक क्या है। तो इसका सही जो ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डायन। इसका सही जवाब हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य की बात करते हैं तो कार्य होता क्या है? कार्य को अगर हम देखते हैं तो बल गुना विस्थापन को ही कार्य कहते हैं, और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य और ऊर्जा दोनों लगभग सेम ही समझा जाता है, और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी पूछे कार्य का मात्रक क्या है तो जूल होता है। और न्यूटन बात करते हैं तो ये बल का होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। वाट ये पावर का होता है, पावर या शक्ति का कहे तो वाट हो जाएगा। डायन तो ये भी आपका होता है किसी का, ये भी आपका बल का ही होता है। बल का दो होता है, एक न्यूटन और डायन। न्यूटन में क्या होता है? एक न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। एक न्यूटन 10⁵ दोनों किसका है? बल का ही मात्रक है। जो ये न्यूटन है ये ऐसा ही मात्रक है, और जबकि जो 10⁻डायन है इसको 10⁵ डायन, तो डायन जो होता है वो CGS मात्रक है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की या धारा की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? दूरी की। प्रकाश वर्ष कहते किसको है? प्रकाश द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा सन एक साल में जो तय दूरी तय की जाती है उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा बताइए, दूरी की ही मात्र इकाई हो जाएगी। समय का क्या हो जाता है? समय का सेकेंड हो जाता है। धारा तो इसको एम्पियर में मापते हैं, विद्युत धारा यानी एम्पियर में मापते हैं। ओके, प्रकाश वर्ष देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही हम लोग प्रकाश 1 लाइट ईयर है 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 लाइट ईयर कितना होता है? 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि एक लाइट ईयर किसके बराबर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। दूरी का और जो अलग अलग मात्रक है, जैसे एक होता है पारसेक, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। और एक पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। ओके, इसके अलावा एक और होता है 1 AU, जिसको कि खगोलीय यूनिट भी कहते हैं, खगोलीय मात्रक भी कहते हैं। ये क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या 1 AU इक्वल टू होता है 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। 1 AU क्या होता है कि सूर्य, ये सन है, और ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये दोनों की जो बीच की दूरी है उसी को हम लोग 1 AU कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू होता है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर या 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये सब कुछ थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर, प्रकाश वर्ष तक हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल का, अभी कार्य का हम लोग जूल देखे थे, बल का भी बताए थे क्या है? न्यूटन। तो सही जवाब हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन भी चेक कर ले, जैसे केल्विन, तो केल्विन किसका एसआई यूनिट है? तो केल्विन से हम लोग तापमान मापते हैं, तो तापमान का अगर कहेगा, टेम्परेचर का कहेगा, तो उसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन। उसके बाद पास्कल, पास्कल ये किसका? पास्कल में हम लोग प्रेशर को मापते हैं यानी दाब को मापते हैं। वोल्ट ये किसके लिए? वोल्टेज को मापने के लिए, वोल्टेज को मापने के लिए हम लोग वोल्ट का यूज करते हैं। ओके, और अगर हम बात करते हैं केल्विन जो कि टेम्परेचर वाला है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसका और 2-3 मात्रक है जो कि आए दिनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे केल्विन की बात करते हैं तो ये देखो, टेम्परेचर मापने के लिए एसआई यूनिट है, नो डाउट टेम्परेचर मापने के लिए एसआई यूनिट है। और टेम्परेचर मापने के लिए 3 यूनिट है, फ़ारेनहाइट, केल्विन और फ़ारेनहाइट, केल्विन 1 डिग्री सेल्सियस। और तीनों में रिलेशन क्या है? F-32/180 इज इक्वल टू C-0/100 इज इक्वल टू K-273/100। ये टेम्परेचर मापने के लिए, तापमान मापने के लिए 3 अलग अलग यूनिट है। इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये तीनों अगर हम कैसे डिराइव किया है वो अगर जानना चाहें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं। देखो, पानी की बात करते हैं तो पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे
पिघलता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, खौलता है। तो उसी को लिखे हैं, 0 के इक्विवेलेंट इधर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उसी के इक्विवेलेंट 273 केल्विन होता है, और उबलने का टेम्परेचर जो 100 डिग्री है उसके इक्विवेलेंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, उसी के इक्विवेलेंट 373 केल्विन होता है। तो यही तीनों को इक्वेट करके लाया है। C माइनस मिनिमम यानी 0 और बटा दोनों का डिफरेंस लो, 100 माइनस 0 यानी ये हो गया, यानी C माइनस 0/100। वैसे ही F माइनस मिनिमम यानी 32 और दोनों का डिफरेंस ले लिया तो 180। K माइनस 273 यानी मिनिमम और दोनों का डिफरेंस 100। इसी से ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन को भी ध्यान रखिएगा टेम्परेचर वाला। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि मिलान करना है। इधर उच्च वेग दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य है, दाब है और ऊर्जा है, और इधर मैक है, एंगस्ट्रम है, पास्कल है, जूल है। इसके सही जवाब देखिए, उच्च वेग यानी हाई वेलोसिटी को मापेंगे हम किस में, मैक में मापेंगे। जैसे कि जो हमारा फाइटर जेट वगैरह होता है वो साउंड के स्पीड के डबल ट्रिपल से चलता है, तो वो उसका स्पीड मैक में मापते हैं। उसी प्रकार तरंग दैर्घ्य है, बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, इसको एंगस्ट्रम में मापते हैं। एंगस्ट्रम में क्या होता है कि एक एंगस्ट्रम, ए पे ऐसे नोट करते हैं, एक एंगस्ट्रम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये ध्यान में रखिएगा, एक एंगस्ट्रम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। इस तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम मापा जाता है। दाब की बात करते हैं हम, प्रेशर दाब पास्कल में मापते हैं। एनर्जी हो गया, ऊर्जा हो गया, कार्य ऊर्जा, ये सब जूल में मापते हैं। तो सही जवाब 1 2 3 4, तो ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। कह रहा है कि इधर भौतिक राशियाँ दी गई है, इधर इकाई दी गई है। भौतिक राशि जैसे दूरी हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया, विद्युत आवेश की मात्रा हो गया और ऊर्जा हो गया। इधर मोल है, कूलाम्ब है, प्रकाश वर्ष है या वाट आवर है। तो दूरी को हम लोग किस में मापेंगे, दूरी को मापने के लिए आप चले जाओ यहाँ प्रकाश वर्ष, 3 ऑप्शन। पदार्थ की मात्रा तो 1 मोल में मापते हैं। विद्युत आवेश की मात्रा तो आवेश को हम लोग कूलाम्ब में मापते हैं, तो ये हो जाएगा 2 नंबर। और ऊर्जा को हम लोग वाट आवर में मापते हैं। ओके, ये किलो वाट आवर जैसे हम लोग कॉमर्शियल जो घर में लेते हैं 1 यूनिट, तो वही किलो वाट आवर होता है। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। ओके, तो ये भी ऊर्जा मापने का ही एक इकाई है, वाट घंटा। ठीक है, तो वो सुमेलित हो गया। ए का 3 नंबर, ए का 3, उसके बाद बी का 1, बी का 1 और 2 का, सी का 2, सी का 2 और ये 4, यानी ए सही ऑप्शन हो जाएगा 5वां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, अच्छा ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा डिफाइन किए हुए हैं कि ऊर्जा का और कौन कौन सा मात्रक है। इसका एसआई यूनिट तो जूल होता है, इसके अलावे वाट सेकेंड, किलोवाट सेकेंड, वाट आवर, किलोवाट आवर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब ऊर्जा को मापने के लिए अलग अलग इकाई है। पावर यानी शक्ति, शक्ति इक्वल टू वर्क बाय टाइम होता है, तो शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, वर्क बाय टाइम यानी जूल, कार्य को जूल में लिया, इसको सेकेंड में लिया और इसको वाट में लिया, यानी 1 जूल इक्वल टू 1 वाट सेकेंड। तो इसीलिए जो जूल को हम लोग वाट सेकेंड या फिर इसी वाट सेकेंड, वाट आवर, किलो वाट सेकेंड, इसी प्रकार से आया है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये सब भौतिक राशियाँ हैं और उसकी इकाइयाँ हैं, फिर मिलान करना है। अब जैसे त्वरण है, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसका बल का न्यूटन कहीं है, हाँ तो न्यूटन यहाँ है तो न्यूटन हो जाएगा। कार्य का क्या जूल है, तो ये 1 नंबर जूल हो जाएगा। आवेग आवेग बोले तो आई, इम्पल्स तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा, इम्पल्स का आपका हो जाएगा 2 नंबर न्यूटन सेकेंड। इसमें एक नया वर्ड इम्पल्स आया, तो इम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए इम्पल्स या जिसको आवेग कहते हैं, इसको आई से डिनोट करते हैं, इक्वल टू F × T होता है, बल गुना समय। ठीक है, बल को न्यूटन में, समय को सेकेंड में, तो इसका यूनिट हम न्यूटन सेकेंड भी कर सकते हैं। न्यूटन को और अगर तोड़ेंगे तो आ जाएगा kg मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड, ये जाता है आवेग का। तो इसलिए जब भी पूछे आवेग का क्या होगा तो न्यूटन सेकेंड कर सकते हैं या फिर kg मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान में दीजिएगा कि एग्जाम में ये बराबर पूछा जाता है कि आवेग और संवेग दोनों का सेम होता है, इसका भी kg मीटर पर सेकेंड, इसका भी kg मीटर पर सेकेंड। पूछेगा किसका, दोनों का यूनिट मतलब सेम है, तो आवेग और संवेग का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, कौन सा है जो समय का मात्रक नहीं है। तो देखिए अधिवर्ष है, चंद्रमा है, प्रकाश वर्ष है।
तो यहाँ प्रकाश और समय भी देखे थे, ये किसका मात्रक है, ये आपका दूरी का मात्रक है, तो ये सही जवाब हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक इकाई है किसकी, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की। तो इसका जवाब हमने क्या देखा था, ये हो जाएगा दूरी की। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक थी, पारसेक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 9 पे हम लोग चल रहे हैं। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापता है। अश्वशक्ति शक्ति को मापता है, ये भी सही है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई को मापता है, ये भी सही है। और सेल्सियस से हम लोग ऊष्मा की इकाई नहीं, सेल्सियस से हम लोग के तापमान मापते हैं, तापमान डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहाइट, 3 को था, डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीनों से हम लोग टेम्परेचर मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ल्यूमेन की बात करते हैं। ल्यूमेन ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ज्योति फ्लक्स का। अब देखिए इसके बारे में हम देखते हैं कि हम लोग जो 7 फंडामेंटल यूनिट देखते हैं उसमें आता है एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, और यही ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसका मात्रक होता है क्या, कैंडेला। और यहाँ ल्यूमेन है, ये ज्योति फ्लक्स का। इसमें 3 चीज़ ध्यान रखना है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता, दूसरा होता है ल्यूमिनस फ्लक्स यानी ज्योति फ्लक्स, और तीसरा इल्यूमिनास। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होगा, कैंडेला होगा। ल्यूमिनस फ्लक्स की बात करेगा तो उसका मात्रक क्या होगा, ल्यूमेन होगा। और अगर इल्यूमिनेंस यानी इल्यूमिनेंस बोले तो इसको हिंदी में ज्योति बोलते हैं, ज्योति का मात्रक क्या होगा, लक्स। ठीक है, ये तीनों बस ध्यान में रखिए। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भौतिक मात्रा ज्योति इसकी इकाई क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखें, ज्योति की इकाई क्या है। तो ज्योति का भी देखें, ज्योति बोले तो इल्यूमिनांस, इल्यूमिनांस का क्या था, तो लक्स हो जाएगा। ठीक है, ज्योति तीव्रता का बोले तो कैंडेला, ज्योति फ्लक्स का बोले तो ल्यूमेन, और ज्योति का सिर्फ बोले तो लक्स। पास्कल इकाई है किसकी, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दाब का। पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। ओके, कैंडेला मात्रक है किसका, ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का। तो अभी बताएं, इसका सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 14, जूल किसकी इकाई है, ऊर्जा की, बल की, दाब की या तापमान की। तो सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा की। बल की इकाई क्या होगा, न्यूटन। प्रेशर का, दाब का कहेगा तो पास्कल। टेम्परेचर का अगर कहे तो इसका केल्विन, एसआई कहे तो केल्विन, नहीं तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये सब तापमान का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या कह रहा है, 15 कह रहा है कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, 1969 में, 1971 में, 1983 में या 1991 में। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, हर्ट्ज HZ से क्या मापने की यूनिट है, तरंग दैर्घ्य को मापने की यूनिट है, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। तो सही जवाब हो जाएगा क्या, सही जवाब हो जाएगा डी। इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी को मापते हैं, तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। हर्ट्ज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है, तो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी एक साइकिल में किए गए आवर्तों या दोलनों की कुल संख्या जो होती है, कितना एक सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट किया है, वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। सपोज एक सेकेंड में अगर 50 साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, 50 हर्ट्ज। और फ्रीक्वेंसी और जो आवर्तकाल टाइम पीरियड होता है वो एक दूसरे के क्या होता है, हम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F = 1/T लिखते हैं। ओके, ये ध्यान में रखिएगा, = 1/T। और T का फॉर्मूला T = 2π√L/g बस। ये हो गया आपका हर्ट्ज माप, किसको आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का यूज करते हैं। विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा हम लोग क्या एम्पियर में मापते हैं, ओम में मापते हैं, वोल्ट में या फिर कूलम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। अच्छा बता, ओम में क्या मापेंगे, तो
ओम में हम लोग रेजिस्टेंस को मापते हैं, प्रतिरोध को मापते हैं। ओके, वोल्ट, तो ये वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट का यूज किया जाता है, वोल्टेज या फिर उसी को कहते हैं वोल्टेज, वोल्टेज को हिंदी में EMF। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं, डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर बोले तो क्या होता है? P इक्वल टू पावर यानी शक्ति इक्वल टू 1/f, जहाँ की n मीटर होता है, f क्या है? तो लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, उसी को, लेकिन ध्यान रहे उसको हम लोग मीटर में रिप्रेजेंट करेंगे। अब सपोज जैसे f है जो फोकस दूरी है किसी लेंस की प्लस 25 सेंटीमीटर है, तो प्लस 25 जैसे ही होगा तो 1/25, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर से 100 से गुना कर दिए, यार 25 में 100 से भागा दिए तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो 25 से 100 यानी +4 डायोप्टर हो जाएगा, यानी इसका पावर, इसका शक्ति +4 डायोप्टर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना है, कौन से लेंस की जो शक्ति होगी पॉजिटिव होगी और किसकी नेगेटिव होगी? तो जो उत्तल लेंस होता है, चूँकि उसका फोकस दूरी पॉजिटिव होता है तो इसलिए उसका पावर भी, उसका शक्ति भी पॉजिटिव होगा, पावर भी। और अवतल लेंस का शक्ति क्या होता है? नेगेटिव होता है। अब ये प्लस माइनस जानने के लिए हमको साइन कन्वेंशन से देख लेते हैं। कोई भी लेंस लिए, जैसे ये लिए हम उत्तल लेंस लिए, तो साइन कन्वेंशन में क्या होता है कि ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड अगर कोई वस्तु को हम रखे हुए हैं, ठीक है, तो उसको नेगेटिव मानते हैं, और जो राइट साइड में किसी वस्तु को रखे हुए हैं तो उसको पॉजिटिव मानते हैं। और हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि लेफ्ट साइड से जो सनलाइट है वो राइट की तरफ जा रही है। ओके, तो इसलिए उत्तल लेंस अगर हम देखेंगे तो उत्तल लेंस में देखो, ये उत्तल लेंस हुआ, उत्तल लेंस में कट कहाँ कर रहा है? फोकस यहाँ कट कर रहा है, तो एफ इसका क्या हो रहा है? पॉजिटिव आ जा रहा है। तो और अवतल लेंस का देखेंगे, बैक करने के बाद रे चूँकि डाइवर्ज करती है, दूर जाती है, तो उसको पीछे करते हैं, तब यहाँ फोकस दूर यहाँ कहीं मिलता है, तो इसलिए इस जो अवतल लेंस है उसका फोकस नेगेटिव होता है। तो इसलिए शक्ति जो होगा, उत्तल लेंस का शक्ति पॉजिटिव और अवतल लेंस का शक्ति नेगेटिव, ये ध्यान में रखिएगा बस। ओके, हम कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 18 ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हुई हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर को, वातावरण में ध्वनि को, या वायु में कण को? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का यूज़ करते हैं। हीमोग्लोबिन को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो हीमोग्लोबिनोमीटर का यूज़ करते हैं, हीमोग्लोबिन को मापने के लिए। ब्लड शुगर को मापने के लिए ग्लूकोमीटर का यूज़ किया जाता है, और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। हीमोग्लोबिन के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर, ब्लड शुगर के लिए ग्लूकोमीटर, और ब्लड प्रेशर के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर। आगे चलते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम लोग क्या मापेंगे? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर? तो सही जवाब हो जाएगा क्या? करंट को मापेंगे। और क्या, प्रतिरोध को हम लोग किस में मापते हैं? इसको ओम में मापते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक की बात करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को गामा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। इसका होता है क्या? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक गामा से रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस का होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसलिए जो गामा है इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सी ऑप्शन। निम्नलिखित एकमों में से किन भौतिक राशियों के समान बेमीय सूत्र नहीं है? किसका समान बेमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब का, कार्य एवं ऊर्जा का, आवेग एवं संवेग का, या भार एवं बल का? इसको देखेंगे तो कार्य और ऊर्जा तो हम देखेंगे तो दोनों का समान बेमीय सूत्र होगा। उसके बाद आवेग और संवेग का, इसका भी समान बेमीय सूत्र होता है। भार और बल इसका भी होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? डी, ए ऑप्शन। बल और दाब इसका समान बेमीय सूत्र नहीं होगा, बाकी ये सब नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। खगोलीय इकाई
कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी से, या बी ऑप्शन चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। हम बताए भी थे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इक्वल टू सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उसी को 1 AU कहते हैं। और ये लगभग कितना होता है 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, या इसी को लिखते हैं 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। ध्यान में रखिएगा। ओके, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक नियतांक, ये सब देखते हैं। ये तीनों कांस्टेंट है। सिर्फ विकृति है, इसका कोई मतलब बीमा नहीं होता है, तो इसलिए इसको अविमीय राशि कहते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन नहीं है? संवेग तो सदिश होगा, वेग ये भी सदिश है, कोणीय वेग ये भी सदिश है, तो द्रव्यमान इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? द्रव्यमान, जो कि एक सदिश राशि नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं अदिश राशि। अदिश राशि देखो कौन कौन सा है? ऊर्जा है, तो हाँ ये अदिश राशि है। बल आघूर्ण तो ये सदिश है। संवेग ये भी सदिश है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक सदिश वेक्टर कौन है? वेक्टर फिर चुनना है। वेक्टर क्वांटिटी कौन है? संवेग होगा, उसके बाद फिर दाब, तो ये अदिश राशि है। ऊर्जा ये भी अदिश राशि है। कार्य ये भी अदिश राशि है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य ऊर्जा दोनों अदिश, दाब भी अदिश है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सदिश नहीं? विस्थापन सदिश होगा, वेग ये भी सदिश होगा, बल ये भी सदिश है। तो यहाँ जो आयतन है ये आपका सदिश नहीं होगा। सही जवाब डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से सदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है? तो वेग, तो हाँ यही सदिश राशि हो गया। द्रव्यमान सदिश नहीं होगा, समय ये भी सदिश नहीं है, लंबाई ये भी सदिश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30, क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है, यानी व्युत्पन्न मात्रक कौन नहीं है? घनत्व व्युत्पन्न मात्रक होगा। द्रव्यमान ये व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। आयतन ये भी व्युत्पन्न मात्रक होगा, और ये भी व्युत्पन्न मात्रक होगा, और चाल ये भी व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा। देखो 7 को फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल के अलावे जो भी है वो सब क्या होगा? व्युत्पन्न मात्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ए इक्वल टू भी माइनस यू बाई टी होता है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भी माइनस यू, जहाँ भी क्या है अंतिम वेग, यू क्या है प्रारंभिक वेग, और टी जो है वो समय है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग, अब देखिए पी इक्वल टू, संवेग को हम एम इंटू भी कहेंगे। संवेग यानी द्रव्यमान और गुना उसका वेग, वही हो गया एम इंटू भी। संवेग और वेग बोले तो सिर्फ भी, अभी इसको काट दोगे तो बचा सिर्फ क्या है? एम बचा तो बोले तो द्रव्यमान, तो इसलिए दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? सिर्फ द्रव्यमान बचेगा। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति का, और ये बल का। तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा? तो देखो जैसे ही लड़की झूले पे खड़ा होती है, जैसे ये मान लीजिए झूला झूल रही है, तो पहले अगर हम देखते हैं तो लेंथ ये टोटल लेते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की खड़ी होगी तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा, अगर खड़ी हो जाएगी तो सेंटर ऑफ मास ऊपर हो जाएगा, ऊपर मूव कर जाएगा, जिसके कारण से इसका लेंथ जो है वो कम जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि टी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? टी इक्वल टू 2π√L/g होता है, यानी जो आवर्त काल होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर लेंथ हम कम करेंगे तो आवर्त काल भी क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कि अगर लड़की झूले पे खड़ा होती है तो आवर्त काल कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए ऑप्शन हो जाएगा उसका, कि उसका आवर्त काल कम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है?
घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। जैसे ही बैठ जाएगा तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर उतना ही रहेगा, या कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? उसका कोणीय वेग कम जाएगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए, चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? अब देखो, v को हम लोग वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, त्वरण दोगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार दोगुना हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? कि उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है। देखो, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो इसको डबल किए तो इसको डबल किए तो क्या हो जाएगा? 1/2 m, और यहाँ v की जगह अगर हम 2 भी ले लिए का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, तो 1/2 mv²। ये पहले वाला है, अब पहले से ये देखो 4 गुना हो गया, तो इसलिए 36 का सही जवाब हो जाएगा क्या? 36 का सी, 36 का सी ऑप्शन की। अगर हम लोग वेग को डबल करेंगे, वेग को दोगुना करेंगे तो उसका गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, ऑप्शन ध्यान से सुनिए, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। नहीं, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। तो यही सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वो स्थिर है। अगर हम लोग अर्थ पे भी देखें तो उसका द्रव्यमान वही होगा, मून पे भी जाएं तो उसका द्रव्यमान वही होगा, लेकिन उसका भार, चूँकि भार बराबर क्या होता है? भार इक्वल टू m/g होता है, यानी द्रव्यमान और जो एसिलेशन, ग्रेविटेशनल एसिलेशन है वो है। तो अगर हम अर्थ पे रहेंगे तो अर्थ पे जी का वैल्यू 10 होता है, लेकिन जैसे ही मून पे जाएंगे तो 1/6 हो जाता है जी, 1/6 जी, तो वहाँ कम जाएगा, तो इसलिए वहाँ भार कम जाता है। तो ध्यान क्या रखना है? उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार डिपेंड करता है जी पे, इसलिए वो बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 ये हो गया आपका 37। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 नंबर क्या कह रहा है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या कहलाता है? न्यूटन गति का पहला नियम, दूसरा नियम, या फिर तीसरा नियम, या फिर गैलीलियो का गति विषयक नियम। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या आपका? कि ये न्यूटन गति का पहला नियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, या शून्य होता है। इसका सही जवाब जी होता है, कि जो त्वरण उत्पन्न होगा हम क्या जानते हैं? F = ma। देखते हैं कि F जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही ए का भी डायरेक्शन होगा, यानी तो जो त्वरण उत्पन्न होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी 39 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है? 40 कह रहा है कि न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबद्ध है किससे? क्रिया और प्रतिक्रिया संबद्ध बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। तो ये सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन। कि न्यूटन गति का तीसरा गति नियम क्या कहता है? कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अब जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक नाव है, यहाँ एक किनारा है, कोई व्यक्ति यहाँ नाव से उतरना चाह रहा है, नाव से किनारे पे आता है, तो जैसे ये किनारे पर जब ये जंप करेगा तो क्या होगा? ये नाव पर एक फोर्स लगाएगा जिसके चलते नाव इस ओर भागेगी, ठीक है, और नाव इस पे व्यक्ति पे एक फोर्स लगाएगा जो कि व्यक्ति को किनारे की तरफ ढकेलेगा। तो यही है न्यूटन का तीसरा गति नियम की सेम जितना फोर्स व्यक्ति ने नाव पे लगाया उतना ही फोर्स नाव ने व्यक्ति पे लगाया। तो फोर्स तो बराबर परिमाण का है, लेकिन एक नाव पे लग रहा है तो दूसरा व्यक्ति पे लग रहा है, यानी कि हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर बल लगता है। किस केस में? न्यूटन के जो तीसरा गति क्रिया और प्रतिक्रिया वाला जो नियम है उस केस में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कह रहा है? प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है क्या? ये न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम,
द्वितीय नियम या फिर तृतीय नियम, तो अभी हमने एक्सप्लेन किया ये क्या है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम है। ओके, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, तीसरा नियम। कैसे तीसरा नियम से संभव है वो समझते हैं। जैसे ये पानी है, कोई व्यक्ति अगर पानी में जा रहा है तो ये क्या करता है कि पानी पे फोर्स लगाता है पीछे की ओर, और पानी इस व्यक्ति पे फोर्स लगाता है आगे की ओर, इसलिए ये व्यक्ति फिर आगे की ओर मूव कर पाता है। तो जितना फोर्स पानी को जितना पीछे ढकेलेगा, पानी उतना ही इसको आगे ढकेलेगा। इसलिए इसी गति नियम के अनुसार से बल, अब ये व्यक्ति कोई भी तैर पाता है। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, आइंस्टीन का है, आर्किमिडीज का है या गैलीलियो का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, न्यूटन। क्योंकि न्यूटन का जो हम लोग पहला गति नियम दिए थे यही था ना, जो जड़त्व का नियम है कि जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगेगा वो विरामावस्था में ही बना रहेगा, या फिर एक समान से गति कर रहा है तो उसी अवस्था में रहेगा। सब न्यूटन गति का पहला नियम है। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है, 1 मिनट, 44 में कह रहा है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किससे? पहले गति नियम से, दूसरे गति नियम से या फिर तीसरे गति नियम से, या गुरुत्वाकर्षण नियम के? तो बल की परिभाषा हमें न्यूटन के पहले गति नियम से मिलती है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वहीं अगर पूछता है बल का व्यंजक, ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि बल का व्यंजक, तो बल का व्यंजक हमको दूसरे गति नियम से मिलता है, दूसरे गति नियम से मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? 45 में कह रहा है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये क्या कहलाता है? गतिहीनता कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, कुल भार कहलाता है या फिर अक्रियता कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, जड़त्व कहलाता है। देखो जड़त्व है क्या, कोई भी सपोज वस्तु अगर बहुत ही भारी वस्तु या कोई भी वस्तु है अगर विराम की अवस्था में है तो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करे, तो वही है। या फिर अगर मान लीजिए कोई एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे एक समान गति यू से चल रही है, तो जब तक उसको कोई रोके नहीं या कोई छेड़छाड़ ना करे तो उसी गति से वो अनंत तक चलते रहेगी। और ये क्या क्या कहलाता है, जड़त्व का। यहाँ देखो विराम कह रहा था और एक समान गति, दोनों हुई हो, दोनों जड़त्व का नियम ही कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के पहले गति नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम? इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन, जड़त्व का नियम। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ये ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो ये सपोज ये घोड़ा गाड़ी हो गया, ठीक है, इसको यहाँ ये घोड़ा खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, घोड़ा कैसे खींचता है, घोड़ा आगे की ओर मूव करता है। ये क्या करता है, अपने पैरों से पृथ्वी पर फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, ठीक है, और पृथ्वी बदले में घोड़े पे फोर्स लगाती है आगे की तरफ, जिसके कारण घोड़ा आगे मूव कर पाता है। हमको मेन यही ध्यान रखना कि घोड़ा पृथ्वी को पीछे की ओर ढकेल रहा है और पृथ्वी उसको आगे की ओर ढकेल रही है। तो आगे बढ़ने का कारण क्या है कि जो पृथ्वी उस पर आगे की तरफ फोर्स लगा रही है वही। तो क्वेश्चन था कि गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ये इस पे बल नहीं, गलत है। घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से नहीं, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से नहीं, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन। 48 चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लोग समझा सकते हैं न्यूटन के पहले गति नियम से। तो वही जड़त्व वाला कि हाँ अचानक एक समान गति से चल रहा हो, अचानक ब्रेक लगाए तो वो क्या होगा, उसी गति में बरकरार रखना चाहेगा, लेकिन चूंकि ब्रेक लग गया है उसके नीचे वाला हिस्सा रेस्ट में आ गया है तो इसलिए बैठा हुआ आगे व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है।
क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहा था? 49 कह रहा है कि रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो आपका है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम के सिद्धांत पे काम करता है, क्योंकि रॉकेट में हम क्या देखते हैं, रॉकेट में प्रणोदक ईंधन लगा होता है, और ईंधन जितनी तेज़ी से पीछे की ओर बर्न करता है, ये रॉकेट उतनी तेज़ी से ऊपर की ओर ही जाती है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ, तीसरे गति नियम पर ये कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? इसमें भी सेम ही है, घोड़ा रुका हुआ है, अचानक से चलने लगा तो क्या हो गया? जड़त्व का नियम, यानी विश्राम जड़त्व हो जाएगा। इसका सही जवाब सी ऑप्शन। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है, क्यों? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है इसलिए, या फिर बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है इसलिए, या फिर हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, या फिर चौथा ऑप्शन है हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या कि ए ऑप्शन, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, वो पीछे खींचता है इसलिए उसको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन तक मैकेनिक्स का जो पहला चैप्टर था जैसे हम लोग ने आज देख लिया। यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर क्वेश्चन नंबर 52 से चलेंगे।